हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 41। तो ये बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 41 है, या फिर आप कह सकते हो ये तीसरे चैप्टर का 7वां वीडियो है। और आज हमारा मेन अटेंशन रहेगा आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हमें बातें करनी शुरू करनी है और आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा। देखो, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस को आज हमें पूरा समझना है डिटेल में। ठीक है, हर एक बात को सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड में क्रमबद्ध परिवर्तन दिखाती हैं, यानी जो तत्व हैं, एलिमेंट्स माने क्या होता है, तत्व, उनके कुछ गुण ऐसे होते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे या फिर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, तो कुछ गुण एलिमेंट्स के ऐसे होते हैं जो एक निश्चित क्रम में बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, जैसे या तो बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो गुण जो बदलते हैं ना, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बदलते हैं या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो गुण बदलते हैं, उन गुणों को ही हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या आवर्ती गुण। ठीक है, एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियस, जिसे आप कहते हो परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या बदलती है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, और किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बदलती है। और आज हमारा मेन फोकस एटॉमिक रेडियस पर ही रहेगा। आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सेट्रा। एटॉमिक रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु त्रिज्या। आयनिक रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम कहते हैं आयनन विभव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको पता ही होगा, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो बेटे आज की असली पढ़ाई यहां से स्टार्ट होगी। देखो, ये है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक चीज को। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है। देखो, मैं बताता हूं क्या मतलब है। मान लो आपके पास किसी भी एक एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये आपकी पहली पहली शेल है या पहला ऑर्बिट है। फिर उसके बाद दूसरा ऑर्बिट या दूसरा सेल ये है, ये तीसरा ऑर्बिट है, और ये चौथा ऑर्बिट है। मान लो उसके पास टोटल ऑर्बिट कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्हें आप कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर एन इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन की जो हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो दूरी होती है, ये इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो परमाणु है, जो एटम है, उसका तो नाभिक का सेंटर देखना है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी होगा, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को आप एटॉमिक रेडियस आर कह सकते हो। समझ में आई बात? देखो अब जरा इस बात को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, यानी नाभिक के केंद्र से, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की दूरी को, यानी बाहरी कक्षा तक की, बाह्यतम कक्षा तक की, या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो, दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे, देखो, किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर होगी बात?
अब देखो एक बात बताता हूं, मान लो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, या कोई भी एक एटम है, तो आप एक एटम को अलग करके उसकी एटॉमिक रेडियस निकाल नहीं सकते हो। यदि आप सोच रहे कि हम बहुत सारा, मान लो हमारे पास लोहा है बहुत सारा, और लोहे में से आपने लोहे का एक परमाणु अलग कर लिया और उस परमाणु को अलग करके आप उसका एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या निकालनी चाह रहे हो, तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी एटम को अलग करके यानी उसे सारे पदार्थ से सेपरेट करके, सेपरेट माने अलग करना, उसकी एटॉमिक रेडियस ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस नहीं निकलती, क्योंकि एटॉमिक रेडियस उस एटम से जुड़े दूसरे एटम से भी प्रभावित होती है। भाई वो जो एटम है, जो परमाणु है, जिसका आप एटॉमिक रेडियस निकालना चाह रहे हो, जिसकी आप परमाणु त्रिज्या निकालनी चाह रहे हो, वो परमाणु, वो एटम दूसरे एटम से तो जुड़ा ही होगा, और जब वो दूसरे एटम से जुड़ा होगा तो वे दूसरे एटम इस एटम की एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं जरूर। तो आप कभी भी किसी अकेले एटम की एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। नीचे लिखा हुआ है, अतः एटम्स के बीच प्रेजेंट बॉन्ड्स के बेस पर एटॉमिक रेडियस निम्न प्रकार की होती हैं। तो हमें खाली एटॉमिक रेडियस की बात नहीं करनी है, हमें यूं पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से 3 मुख्य प्रकार यहाँ दिए गए हैं। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है वैन डर वाल्स रेडियस या कोलिजन रेडियस या संघट्ट त्रिज्या भी आप कह सकते हो, और हिंदी में वैन डर वाल त्रिज्या कह सकते हो आप इसे। तीसरी है क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या भी कह सकते हो। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं, तो दो एटम्स के आपस में जुड़ने पर उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, तो उन बॉन्ड्स के बेस पर एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है कि जो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड के बेस पर, उन बंधों के आधार पर परमाणु त्रिज्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस, एक होती है वैन डर वाल त्रिज्या या वैन डर वाल रेडियस, जिसे कोलिजन रेडियस या संघट्ट त्रिज्या भी कहते हैं। संघट्ट माने होता है टक्कर। और एक होता है क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस या धात्विक त्रिज्या। 3 तरह की होती हैं परमाणु त्रिज्याएं या एटॉमिक रेडियस। अब इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम तीनों एटॉमिक रेडियस को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस। अब सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? मान लो आपके पास दो एटम एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब एक ही तत्व के दो परमाणु हैं। एक तत्व के दो परमाणुओं को, जो एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइडेंटिकल एटम्स। ये जो शब्द है ना, आइडेंटिकल एटम्स, मान लो आपके पास, जैसा कि चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और मैं आपको कहूं कि इस चित्र को ध्यान से देखो आप, और मुझे यूं बताओ कि मान लो हमारे पास पहला जो एटम हमने यहाँ बनाया है, ये पहला एटम मान लो क्लोरीन का है, Cl का। किसका है? क्लोरीन का। और दूसरा एटम भी क्लोरीन का है। तो दोनों एटम एक ही तत्व के हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्लोरीन के परमाणु आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होंगे बताओ? ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। क्योंकि जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आइडेंटिकल एटम, दो आइडेंटिकल एटम्स यानी एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस Cl और इस Cl के बीच मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड का लेंथ होगा इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक, यहां से लेके यहां तक, ये इन दोनों के बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड का लेंथ है, लंबाई है, बंध दूरी है। अब इस बॉन्ड लेंथ का आप जस्ट हाफ कर दो। देखो ऊपर से नीचे हमने लाइन इसलिए खींची,
दिखाने के लिए कि आपने इस कोवलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ था उसका आधा कर दिया, तो उसका आधा करके कितना आया, इतना आया। और जो इतना आया, कोवलेंट बॉन्ड की जो आधी दूरी होती है उसे ही कहते हैं कोवलेंट रेडियस, या आरसी आप कह सकते हो। आर का मतलब रेडियस, सी मतलब कोवलेंट। तो ये भी क्या होगा, कोवलेंट रेडियस है। इधर भी क्या है, कोवलेंट रेडियस। तो यदि कोई हमारे से डेफिनेशन पूछता है, परिभाषा पूछता है कि कोवलेंट रेडियस की या सहसंयोजक त्रिज्या की क्या परिभाषा है, तो आपको बताना है कि दोनों एटम आइडेंटिकल होने चाहिए और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और उस कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसकी आधी दूरी जो होगी उसे आप कहोगे कोवलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या। तो यहां लिखा हुआ है, जब दो आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं ना। जब दो आइडेंटिकल एटम्स का मतलब समझते हो, एक ही तत्व के परमाणु या एक ही एलिमेंट के एटम्स। तो जब दो आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो उस कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की आधी लेंथ उन दोनों एटम्स की कोवलेंट रेडियस कहलाती है। तो जो बॉन्ड लेंथ आई कोवलेंट बॉन्ड की उसे आधा कर दो, आधी लंबाई जितनी भी होगी उसे ही आप कहोगे कोवलेंट रेडियस। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे दो क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की लेंथ होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। कोवलेंट जो क्लोरीन के एटम है वो तो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, तो उनका बॉन्ड लेंथ 1.98 एंगस्ट्रॉम है। इसलिए कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम आपको 1.98 का जस्ट हाफ करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का जो कोवलेंट रेडियस है क्लोरीन एटम का वो 0.99 एंगस्ट्रॉम है। इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है हमें। चलो आपको अब एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। इफ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम्स नॉन आइडेंटिकल हों, मान लो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच बन गया जो एक ही तत्व के नहीं है, जैसे यहाँ देखो H और Cl। इन दोनों को HCl को देखोगे तो H और Cl में भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। पर ये दोनों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं? आप कहोगे नहीं सर, आइडेंटिकल एटम्स तो नहीं है, ये तो हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है, तो आइडेंटिकल एटम्स तो नहीं है दोनों। तो जब ऐसा होता है ना, इफ माने यदि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े दोनों एटम्स नॉन आइडेंटिकल हों बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो यदि जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच बन रहा है, जिसे आप कह सकते हो नॉन आइडेंटिकल एटम्स, पर उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों एटम्स का जो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो क्या हुआ कि आपको डी ए बी का मतलब समझ रहे, डिस्टेंस बिटवीन ए के न्यूक्लियस और बी के न्यूक्लियस में। ए का न्यूक्लियस और बी का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा डी ए बी, जिसे आप कहते हो इनडायरेक्टली बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हो, बॉन्ड लेंथ। तो डी ए बी यानी ए और बी के बीच बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है डी ए सॉरी आर ए प्लस आर बी के, यानी ए का कोवलेंट रेडियस प्लस बी के कोवलेंट रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है भाई, यदि आपको पता है कि यदि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं और आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है डी ए बी, तो आपको पहले एलिमेंट का कोवलेंट रेडियस प्लस दूसरे एलिमेंट का कोवलेंट रेडियस जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो HCl का बॉन्ड लेंथ आपको निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एटम। तो DHCl निकालना है, या फिर आप कह सकते हो HCl का बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो आप कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को जोड़ दो कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन में, तो आपको HCl का बॉन्ड लेंथ मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के कितनी चीज हैं, तीन चीज हैं। एक तो बॉन्ड लेंथ, एक पहले एटम का कोवलेंट रेडियस और एक दूसरे एटम का कोवलेंट रेडियस।
यदि इन तीनों चीजों में से जो ऊपर डार्क करके ब्लैक कलर से फार्मूला लिखा है, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स। यहाँ 3 चीजें हैं, बॉन्ड लेंथ है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए है और कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी है। तो इन तीनों चीजों में से आपको एग्जाम में यदि उसने 2 चीज दे दी ना, 2 की वैल्यू दे दी, तो वो तीसरे की पूछ सकता है। जैसे उसने कह दिया कि हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस इतना है, क्लोरीन का इतना है, तो आप HCl का बॉन्ड लेंथ बताओ कितना होगा। तो जोड़ का सवाल दिया उन्होंने आपको और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। और यदि उन्होंने कह दिया कि HCl का बॉन्ड लेंथ इतना है और हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस इतना है, तो क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस बताओ कितना होगा, तो घटाओ का सवाल दे दिया, कर लोगे। तो हमें पता होना चाहिए कि यदि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो डिफरेंट एटम्स के बीच बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो पहले एलिमेंट के कोवेलेंट रेडियस और दूसरे एलिमेंट के कोवेलेंट रेडियस के योग के बराबर होता है। पर फिर 2 वैज्ञानिक आए जिनका पहले का नाम था शोमेकर और दूसरे का था स्टीवेंसन। इन्होंने कुछ अलग ही बात बताई। तो शोमेकर व स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स आर नॉट इक्वल, यदि दोनों एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं यानी नॉन आइडेंटिकल हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है, तो DAB यानी बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB इस फार्मूले से कैलकुलेट होगी। जहां आपको DAB पता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन A एंड B, RA आपको पता है कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A, RB आपको पता है कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम B। और यहाँ एक दिक्कत है कि सर XA और XB ये दोनों हमें नहीं पता, तो नीचे बता दिया गया where XA and XB are equals to electronegativity of atoms। तो ये दोनों पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है XB, ठीक है। तो शोमेकर और स्टीवेंसन ने कहा यार इस वाले फार्मूले को ना लगाओ, ये फार्मूला ऊपर वाला तो जब लगता है जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच बनता तो है, पर उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, लगभग बराबर होती है, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। और ये वाला फार्मूला जो नीचे वाला है ये तब अप्लाई होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स की है वो चाहे एक जैसी हो या ना हो, हर जगह अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम हुई तो यहाँ डिफरेंस जब आप निकाल लोगे तो लगभग डिफरेंस आएगा 1 के बराबर, और 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के बराबर आएगा। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी तो इसमें से इसे घटा के 0 आ जाएगा, और 0 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, 0। तो फार्मूला तो आपके पास यही बचेगा, DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, ठीक है, वही फार्मूला ऊपर है। तो उन्होंने कहा शोमेकर और स्टीवेंसन ने कि आप इस फार्मूले को लगाओ ना, हर जगह काम करेगा, ठीक है। और जहां XA और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स हैं, जो एटम नॉन आइडेंटिकल है। और उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक और आए खतरनाक, उनका नाम था पोलिंग। तो पोलिंग के अकॉर्डिंग DAB इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ B माइनस C, इन्होंने नई चीज लगा दी C इंटू XA माइनस XB। आपको पता है DAB तो है कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो A और B के बीच बना है, RA है A का कोवेलेंट रेडियस, RB है B का यानी दूसरे एटम का कोवेलेंट रेडियस, C एक नई चीज है जिसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और XA और XB आपको पता है, XA तो है A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जबकि XB है B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वेयर C एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन एटम्स, जो एटम्स, ये विच लिखा हुआ है, जब C के नीचे आप अंडरलाइन कर देते हो तो इसे कहते हैं विच। तो C एक कांस्टेंट है जो निर्भर करता है परमाणुओं की प्रकृति पर। जैसे कार्बन का वैल्यू P ब्लॉक के लिए, कार्बन नहीं है ये कांस्टेंट C है, C का वैल्यू P ब्लॉक के लिए क्या होगा, P ब्लॉक के सेकंड पीरियड के लिए
यदि आपके पास पी ब्लॉक का कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके लिए आप सी का वैल्यू रखोगे 0.08, और यदि थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट है पी ब्लॉक में से तो आप सी का वैल्यू रखोगे कांस्टेंट का 0.06, फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट है तो रखोगे 0.04, और फिफ्थ का है तो 0.02। तो इसका मतलब यहाँ जो ऊपर इन्होंने ये कांस्टेंट रखा था ना, देखो 0.09, 0.09 हर जगह नहीं आएगा, इसका वैल्यू भी बदलेगा। वो डिपेंड करता है कि पी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट के बारे में आप बात कर रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको समझ में आ गया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, और कोवेलेंट रेडियस को निकालने के तीन तरीके कौन कौन से हैं वो भी हमने बात कर ली, जब नॉन आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा एटॉमिक रेडियस, जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस या कोलिजन रेडियस, संघट त्रिज्या भी कहते हैं इसे, या वैन डर वाल त्रिज्या। अब आपको एक बात पता होगी कि यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या इस रूप में रहती है? आप कहोगे नहीं सर, हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में रहती है, और जब H2 के फॉर्म की बात करें तो H बॉन्ड H ऐसे ही तो रहती है हाइड्रोजन, H बॉन्ड H। ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन रहती है, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं कहूं कि हाइड्रोजन का एक एटम ये है और हाइड्रोजन का दूसरा एटम ये है, इनके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस ये हैं, और इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी ये है। इस न्यूक्लियस का यदि मैंने आधा कर दिया तो ये जो मुझे यहां से यहां तक की दूरी मिलेगी ना, ये दूरी, इनके बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही होगी, तो इसे तो मैं कहूंगा RC यानी कोवेलेंट रेडियस, और इसे भी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं RC ही कहूंगा, कोवेलेंट रेडियस। पर यदि मैं आपको कहूं कि इसके बराबर में एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से, ठीक है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से है, और वो भी एक दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों के न्यूक्लियस बना दिए, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का लेंथ है, और यदि इसका आधा आपने कर दिया तो ये डिस्टेंस भी क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, और ये भी क्या है, कोवेलेंट रेडियस है RC, ठीक है। पर ये दो, एक हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन है एक, ठीक है। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं मैंने बताया आपको कि एक हाइड्रोजन एटम तो यहां बना दिया हमने ये ऊपर, और एक हाइड्रोजन एटम यहां बना दिया। हाइड्रोजन एटम नहीं, मॉलिक्यूल कहना चाहिए। एक हाइड्रोजन का अणु तो वो बना दिया जिसमें H के दो एटम हैं, और एक ये बना दिया। पर हाइड्रोजन, यदि कोई भी चीज जैसे हाइड्रोजन सॉलिड स्टेट में है तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ते होंगे भाई? H2 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 H2, बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल एक जगह हैं, तो क्या वे एक दूसरे से किसी केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं? तो उत्तर है नहीं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं ना, यहाँ तो जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक तो मॉलिक्यूल ये है हाइड्रोजन का, ध्यान से समझ लेना इस बात को, एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है जिसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है जिसमें दो एटम है। इन दोनों मॉलिक्यूल के जो नियरेस्ट एटम है, जैसे ये और ये नजदीक हैं, इन दोनों के बीच कोई बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि वो बॉन्ड है यहां से यहां तक का, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक, इस बॉन्ड को हम कहते हैं वैन डर वाल बॉन्ड। तो हमें ये तो पता है कि एटम आपस में जुड़ जाते हैं केमिकल बॉन्ड द्वारा, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल या किसी भी दूसरे एलिमेंट के या पदार्थ के दो मॉलिक्यूल आपस में जिस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं ना, वो एक नॉन केमिकल बॉन्ड है। नॉन केमिकल बॉन्ड उसे कहते हैं जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता और ना ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती। तो ये दो आपके मॉलिक्यूल आपस में यहां से यहां तक का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड।
और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है उसका आधा कर दो, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया ये, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक का आया। इसे कहते हैं हम वंडरवाल रेडियस RV, वंडरवाल रेडियस। तो यदि आप कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस यानी RC और RV का कंपैरिजन मारोगे ना यहाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वंडरवाल रेडियस है, वंडरवाल त्रिज्या है, वो थोड़ा बड़ी है कोवेलेंट रेडियस से। उसका रीजन पता क्या है? यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बन रहा है ना, पहले H2 के दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और दूसरे H2 के दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जहां भी कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा, इसमें दोनों एटम्स एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, जिसे आप कहते हो ओवरलैपिंग हुई है, अतिव्यापन हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। जब बॉन्ड लेंथ ही कम है तो उसका आधा यानी कि कोवेलेंट रेडियस भी कम होगा। पर यदि आप वंडरवाल बॉन्ड की बात करो, जैसे पहले H2 का दूसरा एटम और दूसरे H2 का पहला एटम, इन दोनों के बीच में क्या बना? वंडरवाल बॉन्ड बना। तो बताओ, देख के बताओ, क्या वंडरवाल बॉन्ड में जिन दो एटम्स के बीच बना है, नियरेस्ट एटम्स के बीच, वे दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं? नहीं तो। उनमें ओवरलैपिंग हुई है क्या? नहीं, ओवरलैपिंग तो नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जो आपका वंडरवाल बॉन्ड है ना, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये वंडरवाल बॉन्ड बना है यहां से लेके यहां तक। इस वंडरवाल बॉन्ड की लेंथ इस कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा है, और जब वंडरवाल बॉन्ड की लेंथ ही ज्यादा है तो वंडरवाल त्रिज्या भी तो ज्यादा ही होगी फिर। तो आपको ध्यान रखना कि जो वंडरवाल रेडियस है RC, वो बड़ी होती है RC से। RV, वंडरवाल रेडियस बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। ये तो कोवेलेंट रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, और वंडरवाल रेडियस ये है यहाँ से यहाँ तक की, तो वंडरवाल रेडियस तो बड़ी होगी, क्योंकि वंडरवाल बॉन्ड बनाते समय ये ओवरलैपिंग नहीं करते एटम्स। ठीक है ना? देखो चलो, यहाँ देखो, उसी डायग्राम को यहाँ बना रखा है मैंने, ध्यान से देखो। वंडरवाल रेडियस की बात कर रहे हैं हम। इस डायग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि यहाँ एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अटैच है, या ओवरलैपिंग हो रही होगी इनमें। ठीक है, इनके बीच यहाँ बन रहा है ये वाला जो बॉन्ड है, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसा ही यहाँ है, यहाँ भी दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। पर ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये वंडरवाल बॉन्ड है, इसका आधा कर दिया तो ये तो हुई वंडरवाल रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक हुई कोवेलेंट रेडियस। ये भी कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, यहाँ भी कोवेलेंट रेडियस होगी, यहाँ भी। अब देखो, सॉलिड स्टेट में आइडेंटिकल एटम्स वाले, आइडेंटिकल एटम्स तो समझ रहे, जैसे HH या Cl, दो मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को वंडरवाल्स रेडियस कहते हैं। देखो, मान लो ये भी Cl2 है, ये भी Cl2 है, तो एक मॉलिक्यूल तो Cl2 का ये हुआ, एक ये। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो नियरेस्ट एटम हैं एक दूसरे के सामने सामने वाले, उनके न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, तो ये आएगा, या फिर ये आएगा, या तो ये। इसे कहते हैं वंडरवाल रेडियस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा, ध्यान से देखियो। सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में आइडेंटिकल एटम्स वाले, यानी एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स वाले दो मॉलिक्यूल्स के, दो मॉलिक्यूल हैं, एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, क्या H2 का, क्या दो मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स, पास वाले एटम ये और ये है, इसका ये वाला और दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला। तो नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को वंडरवाल्स रेडियस कहते हैं। एग्जांपल, Cl2 के दो मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है 3.60 एंगस्ट्रॉम। अब इस बात को इतना बड़ा ना लिखकर आप छोटे में भी लिख सकते हो। आप कह सकते हो कि Cl2 के लिए वंडरवाल बॉन्ड का लेंथ होता है 3.60 एंगस्ट्रॉम। भाई वंडरवाल बॉन्ड का लेंथ ही तो है ये, इसलिए Cl की वंडरवाल रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.60 का आधा कर दो, 1.80 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे एक बात बताओ,
सोच के, यदि दिमाग आपका ठीक काम कर रहा हो। क्लोरीन का वंडरवाल रेडियस 1.80 एंगस्ट्रॉम आया। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ जरा। क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस आया था 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो कोवेलेंट रेडियस कम आया था ना, देखो क्लोरीन का ही तो बात कर रहे थे। कोवेलेंट रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम था, जबकि यहाँ हमने देखा वंडरवाल रेडियस आया 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो जब ही तो मैं कह रहा कि वंडरवाल रेडियस ज्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस से। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि वंडरवाल बॉन्ड का लेंथ ही ज्यादा होता है। तीसरा होता है क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस। आपको पता है सारे मेटल, सारी धातुएं जितनी भी हैं, वे एक दूसरे से, उनके एटम्स जो हैं वे एक क्रिस्टल जालक के रूप में होते हैं। क्रिस्टल जालक कह दो या क्रिस्टल लैटिस कह दो। तो एक बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, देखो मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको कि यदि मैं कहूँ कि मेरे पास ये मेटल का कोई टुकड़ा है, तो मेटल के टुकड़े में बहुत सारे एटम्स आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। मेटल के इस तरीके से ये बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े होंगे इस तरीके से, जैसे आप कहते हो क्लोज्ड पैकिंग। क्या कहते हो? क्लोज्ड पैकिंग। तो बहुत सारे एटम्स इस तरह जुड़े हुए हैं और एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज रहते हैं। ये डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होने को ही हम कहते हैं कि ये एक क्रिस्टल जालक है या क्रिस्टल लैटिस है। तो इसके कोई से भी दो एटम्स जो नियरेस्ट हैं, जैसे मान लो ये और ये, इन दोनों के बारे में बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि इनका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेटेलिक बॉन्ड है, धात्विक बंध है। और इसका आधा कर दो आप, तो इसे कहेंगे हम आर एम, मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टलाइन रेडियस। क्लियर हुई ना बात? तो देखो जरा, मैं बताता हूं इसका डेफिनेशन आपको क्या लिखना है। क्रिस्टल रेडियस या मेटेलिक रेडियस का, किसी मेटल के क्रिस्टल लैटिस में मेटल के दो नियरेस्ट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के आधे पार्ट को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या मेटेलिक रेडियस कहते हैं। क्रिस्टल रेडियस लिखना है, यहाँ सही कर लेना इसे, मैं बता रहा हूं इसे सही कर लेना। क्रिस्टल रेडियस कहते हैं या मेटेलिक रेडियस कहते हैं। एग्जांपल, सोडियम के क्रिस्टल लैटिस में दो नियरेस्ट सोडियम एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी होती है 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम का क्रिस्टल लैटिस का क्रिस्टल रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 3.72 का जस्ट हाफ कर दो, 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको कि किसी एटम की क्रिस्टल रेडियस बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। ध्यान रखना, जो एटम का क्रिस्टल रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। और यदि आप बात करो, चलो कोवेलेंट रेडियस की है, तो कोवेलेंट रेडियस छोटा होगा, क्रिस्टल रेडियस बड़ा होगा, और क्रिस्टल रेडियस से भी बड़ा होगा आपका वंडरवाल रेडियस। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे छोटा तो होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस। इससे बड़ा होता है क्रिस्टल रेडियस, और सबसे ही बड़ा होता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, ये ध्यान रखना है आपको, रख लोगे ध्यान? तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा क्रिस्टल रेडियस को मेटेलिक रेडियस भी कह सकते हैं ना, और इससे बड़ा वंडरवाल रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, यहां हमें बताया गया है कि किसी एटम का क्रिस्टल रेडियस बड़ा होता है कोवेलेंट रेडियस से, और बेटे क्रिस्टल रेडियस इज 10 to 15% मोर देन कोवेलेंट रेडियस। क्रिस्टल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से 10 से 15% ज्यादा बड़ा होता है। मेटेलिक रेडियस की वैल्यू डेंसिटी ऑफ मेटल, नेचर ऑफ यूनिट सेल, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर अन्य एटम्स की व्यवस्था से ज्ञात की जा सकती है। यदि मेटेलिक रेडियस आपको निकालनी है या क्रिस्टल रेडियस निकालनी है, तो आप मेटल की डेंसिटी से भी निकाल सकते हो, यूनिट सेल के नेचर से भी निकाल सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके चारों ओर अन्य एटम्स की व्यवस्था से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कोई खास बात नहीं है।
अब हमने पढ़ लिया कि तीन तरह का एटॉमिक रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। आपको बताया कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा है, उससे बड़ा होता है मेटेलिक रेडियस और सबसे बड़ा होता है वंडर वाल रेडियस। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, समूह में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। यानी आप पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से बदलती है। यह दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर आपको समझने हैं बहुत ध्यान से। देखो मैं बताता हूं कौन कौन से दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है, चलो यहां समझते हैं। यहां पहला फैक्टर क्या है, मान लो आपको पता है ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, ऐसे ग्रुप चलते जाते हैं और कहां तक जाते हैं, 17 18 ग्रुप हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। इधर हैं आपके पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पीरियड तो सात ही होते हैं ना, आपको पता है, आवर्त तो सात है। तो आप जब किसी एक ग्रुप में एंट्री मारते हो, जैसे मान लो पहले ग्रुप की बात करो तो HLI, NA, KRB, CSFR ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में। अब इन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलो, जब आप ग्रुप में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो ऐसे, तो मुझे यूं बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं या नहीं। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई हाइड्रोजन के पास कितनी कक्षाएं हैं, आप कहोगे एक है जी। लिथियम पे कितने हैं, दूसरे आवर्त में रख रखा तो दो ही होंगे इसके ऑर्बिट। सोडियम को तीसरे पीरियड में रख रखा तो तीन ऑर्बिट होंगे इसके पास। इसके पास चार ऑर्बिट होंगे जी, और इसके पास पांच होंगे क्योंकि पांचवे इसे पीरियड में रख रखा है। इसके पास छह ऑर्बिट होंगे, कितने ऑर्बिट होंगे, छह, और इसके पास होंगे सात ऑर्बिट। ये पूरे पूरे नहीं बनाए, समझाने के लिए बना दिए। अब मुझे यूं बताओ कि यदि हमें पहले का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो यहां से यहां तक, दूसरे का एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक, तीसरे का यहां से लेके यहां तक, चौथे का सेंटर से लेके यहां तक, ये न्यूक्लियस से नाप रहा मैं। तो मुझे यूं बताओ, जब किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हो, जब किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं या नहीं, बढ़ते हैं ना। और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल। यानी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, यहां लिख सकते हैं क्योंकि क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहे, देखो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही, ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जा रहा ऊपर से नीचे जाने पे। तो ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ रहा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। पर कुछ बच्चों का मानना पता क्या है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस बात को तो छोड़ दो, आप यूं बताओ, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है या नहीं, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा हाँ भाई परमाणु क्रमांक तो बढ़ेगा ही। जिसे आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो एटॉमिक नंबर को, जेड से ही तो प्रदर्शित करते हो, जेड से ही तो डिनोट करते हो एटॉमिक नंबर को। तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, कुल मिला के एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर लिथियम का है, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रांसियम का। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा। तो सर एक बात बताओ, बच्चों ने पूछा जी एक बात बताओ, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वे तो बढ़ ही रहे। मैंने कहा हाँ भाई बढ़ रहे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे। और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे तो सर एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आगे फिर एक नई चीज पर, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैंने कह दिया चेक, बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि जेड बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को यहां तक सीमित ना रहने दो। जब भी इस शब्द का प्रयोग होता है न्यूक्लियर चार्ज का, तो आप समझ जाओ कि यहां हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर अट्रैक्शन की। भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो बढ़ ही रहा होगा, और वो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे और सारे ऑर्बिट्स पे लग रहा होगा नहीं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यूं समझो, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। और उन्होंने कहा जी जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा बल से आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो घटना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक बात है, अब दोनों का कंपैरिजन मार लेते हैं हम। मतलब अब यहाँ दो पक्ष हो गए। पहला पक्ष तो ये हुआ कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हम एटॉमिक रेडियस को बढ़ा दें। पर यदि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अर्थात न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन चाहता है कि मैं साइज को एटम के घटा दूं, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, कि साइज को घटाओ, सिकुड़ जाओ सारे ऑर्बिट। तो एक तो इफेक्ट ऐसा है जो साइज को बढ़ाना चाह रहा, और एक इफेक्ट ऐसा जो साइज को घटाना चाह रहा। पर बेटे मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि इन दोनों इफेक्ट का आप तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो जो ऑर्बिट्स वाला इफेक्ट है वो ऑर्बिट्स वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। किससे? न्यूक्लियर चार्ज वाले इफेक्ट से। तो ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वे बहुत ज्यादा ज्यादा प्रभावित करेंगे इस चीज को। न्यूक्लियर चार्ज अपने पक्ष को उतना मजबूती से नहीं रख सकता, इसलिए जीत किसकी हुई? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की। तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करोगे, आप कहोगे कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप, समूह में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पहला इफेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं जो एटॉमिक रेडियस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नंबर सेकंड, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जो एटॉमिक रेडियस को घटाने का कार्य करता है। दोनों लगे हुए अपने काम में, बट इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज हायर देन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हावी हो जाता है ऑर्बिट्स वाला इफेक्ट, इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पर। आपको एटॉमिक चार्ज को बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ, हालांकि हमने जिक्र कर दिया है जिससे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाए। तो आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए पीरियड। आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। आप किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या किस तरीके से बदलेगी। देखो मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। यहीं देखो, आपको पता है कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। इस तरह ग्रुप बढ़ते 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 16, 17 और 18 तक पहुंच गए। ठीक है, अब आपको देखो क्या समझना है। आपको ये समझना है कि मान लो आप, चलो बात करते हैं हम, मान लो फर्स्ट पीरियड की बात नहीं कर रहे, हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं या थर्ड की बात कर लेंगे। तो आप जब पीरियड में इधर से इधर चलोगे, यानी लेफ्ट से राइट चलोगे, इस तरीके से चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बदलेंगे?
यदि मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, दूसरे आवर्त की बात करूं, तो आप लेफ्ट से राइट चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे? तो आप कहोगे कि सर ये जो पीरियड बना रखे हैं ना, पीरियड, ये जो आवर्त बना रखे, ये कक्षाओं की संख्या के आधार पर ही बना रखे हैं जी, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर ही बना रखे हैं। तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास दो दो ही ऑर्बिट होंगे, ये बात पक्की है। और जब इनके पास दो दो ऑर्बिट होंगे भाई, तो इसका मतलब ऑर्बिट्स का तो इफेक्ट काम नहीं करेगा। बच्चे सोचेंगे जी दो दो ऑर्बिट हैं, भाई इसमें आप सेकंड पीरियड में कितना भी मूव करो इधर को, कक्षाओं की संख्या तो दो ही रहेगी, ऑर्बिट्स का नंबर तो दो ही रहेगा। तो इसका मतलब साइज तो बदलना नहीं चाहिए, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहाँ ऑर्बिट्स का इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बदल ही नहीं रहे। पर जब आप इधर से इधर जाते हो तो ये बात तो पक्की है कि z की वैल्यू बढ़ती है। बताओ z की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे किसी भी पीरियड में, तो आपका z की वैल्यू बढ़ेगी। और z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज का दूसरा नाम है न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो ऑर्बिट्स तो उतने ही हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, जितना आप इधर से इधर चलोगे, जितने भी अगले न्यूक्लियस हैं वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे, और खींच लेंगे तो साइज घट जाएगा। यदि आपका पहला ऐसा था एटम दो दूसरे आवर्त का, दूसरे पीरियड वाला, तो अगला जो है ये न्यूक्लियस है, उसका साइज थोड़ा सिकुड़ जाएगा, और इससे अगले का साइज और भी ज्यादा सिकुड़ जाएगा, इससे अगले का और भी ज्यादा सिकुड़ जाएगा। तो यदि आप किसी भी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हो तो बेटे एटॉमिक रेडियाई घटती चली जाती हैं। क्यों घटती चली जाती हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो ज्यों के त्यों रहते हैं, पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं एटम। पर आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ इस बात पहले इसे पढ़ दूंगा फिर बताऊंगा। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम रहते हैं, बट एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, अतः एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू घट जाती है। अब मैं यहां तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, देखो, जब आप चलते चलते पहले ग्रुप से चलते दूसरे पे पहुंचोगे, दूसरे के बाद आप तीसरे पे पहुंचोगे, फिर चौथे पे, इस तरह चलते 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 16, फिर 17वें पे पहुंचोगे, फिर 18वें पे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जरूरत पड़ेगी 17 तक तो साइज घटेगा, पर 18वें का साइज जो है एकदम बढ़ेगा, सबसे बड़ा साइज होगा पहले वालों से बड़ा। मतलब कहने की बात यह है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। पर मैं कह रहा कि 18वें पे जैसे ही पहुंचोगे साइज बढ़ जाएगा। फिर अब सवाल तो नया खड़ा हो गया जी, क्यों बढ़ जाएगा साइज 18वें पे पहुंचते ही? ऐसी क्या प्रॉब्लम है 18वें ग्रुप वालों को? बेटे 18वें ग्रुप में रखे हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, HENEARKRXERN, पता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन, ये सब जो हैं अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें, नोबल गैसेस जो हैं वे सारी 18th ग्रुप में रखी गई हैं। और बेटे मैं अब कान खोल के सुन लेना मेरी बात, ये जितने बीच में आए ना, जितने भी एलिमेंट्स आए, पहले दूसरे तीसरे चौथे के जितने भी कोई से भी वर्ग का एक आवर्त में आप जब ट्रेवल कर रहे, तो बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें शुरू वालों में तो होती है मेटेलिक रेडियस। भाई धातु होंगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में मेटल्स होंगी सारी, तो मेटल्स में तो होती है एटॉमिक रेडियस, सॉरी मेटेलिक रेडियस। और फिर नॉन मेटल्स आ जाती हैं, उनमें होती है कोवेलेंट रेडियस।
जहां भी मेटल आवेगा मेटेलिक रेडियस, जहां भी आपका नॉन मेटल आएंगे कोवेलेंट रेडियस। पर 18वें ग्रुप के एकमात्र ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी एटम की रेडियस वंडरवाल रेडियस होती है भाई। क्या होती है? वंडरवाल रेडियस। और वंडरवाल त्रिज्या बाकी सबसे बड़ी है, तो इनकी नपेगी वंडरवाल रेडियस, इसलिए बड़ी होगी वो। एटम के साइज तो छोटे ही होंगे, पर वंडरवाल रेडियस जो है वो बड़ी होगी, इसलिए इनका रेडियस सबसे ज्यादा माना जाता है। इस 17वें तक तो घटे, फिर एकदम बढ़ गए। क्लियर? बस आज इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी पढ़ेंगे कल। आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो बेटे, और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।